नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए बनाया गया और उससे क्या हमें विजुलाइज होता है, किस तरह से हम लोग उसको संवैधानिक कानूनी रूप से क्या देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात करेंगे प्रियम्बल पर। तो देखिए, हम लोग का जो वर्डिंग यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये जो टर्म्स लिया गया है ये देखेंगे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के प्रियम्बल जो है, यूएसए का प्रियम्बल से मिलता जुलता वर्ड है। वहाँ पर आप देखेंगे यूएसए में वी द पीपल ऑफ यूएसए लिखा है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये प्रियम्बल हम लोग कर सकते हैं कि यूएसए से प्रेरित है, प्रियम्बल यूएसए से लिया गया है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हूबहू हम लोग यूएसए से नहीं ले लिए, ऐसा नहीं कि उसका एडॉप्ट कर लिए पूरी तरह से, अपने दृष्टिकोण में उसका और इसमें बहुत अंतर है। केवल शुरुआती वर्ड्स आपको मिलता हुआ दिखेगा, वी द पीपल ऑफ यूएसए की जगह हम उसका वी द पीपल ऑफ इंडिया इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए इसमें कह रहा हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, क्या क्या इंडिया इसमें बनाना कर रहा है, इसको जरा हिंदी में देखिए। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, सोवरेन बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, समाजवाद बनाना चाहते हैं, सेकुलर बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, हिंदी में डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक अपने देश को बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो इसमें ये हम भारत को बनाना चाहते हैं। तो ये हम लोग को बता रहा है ये लाइन क्या क्या और सभी नागरिकों को क्या देना चाहता है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो सभी नागरिकों को क्या क्या सिक्योर कराना चाहता है, देना चाहता है, अबाउट जस्टिस, जस्टिस देना चाहता है। किसका जस्टिस देना चाहता है, तो सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस बनाना चाहता है। तीन प्रकार का जस्टिस दे रहा है। लिबर्टी में अगर देखा जाए तो पांच प्रकार की लिबर्टी दे रहा है, थॉट का, विचार का, एक्सप्रेशन का, व्यक्ति का, बिलीफ का दे रहा है, फेथ का दे रहा है, एंड वर्शिप का दे रहा है। इस प्रकार से विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें पांच प्रकार का लिबर्टी हमारा संविधान दे रहा है। इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी में देख रहे हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और स्टेटस का बात किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ये दो वर्ड हम लोग को दिया, प्रतिष्ठा और अवसर की समझ। स्टेटस मीन प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी मीन अवसर, ये दो हम लोग को इक्वलिटी मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, सभी में हमें क्या करना है, दो चीज, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात किया गया है। एकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, अखंडता ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, एश्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए बंधुत्व की भावना को बढ़ाना है, प्रमोट करना है। अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो गया, बंधुत्व, बंधुत्व को हम लोग को बढ़ाना है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपने संविधान सभा में। तो ये है हम लोग देख पा रहे हैं, इस तरह का हम लोग का संविधान में हम लोग को प्रदान किया गया। ये सब बातें हैं, इसमें और हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और कह रहा है कि दिस 26 डे ऑफ द 9 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को तीन वर्ड है जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तीन वर्ड में हमारे पास है एडॉप्ट का, अंगीकृत का, इनैक्ट का, अधिनियमित का, इनैक्ट अधिनियमित। और आप देखेंगे टू टू
ourselves, give to ourselves, give to ourselves, ये वर्ड्स है। अंगीकृत, ये देखिए इसका क्या मीनिंग है, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, 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 अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते, आत्मर्पित, 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 आत्मर्पित करते हैं, अपने आप को देते हैं, गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को। तो इस तरह से हमारा वर्डिंग है इसका इंग्लिश में। हिंदी में जरा देखें इसमें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए तथा विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में आप देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ाने के लिए बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए उन सब में बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च 20 शुक्ल संवत 2006 विक्रमिक को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में है, हर जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको हम लोग देख लेंगे। ये तो हर जगह मिल जाएगा, हर जगह लिखा हुआ। चलिए हम लोग जो मूल उद्देश्य है उस पर आते हैं। तो हम लोग देखें कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसको, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रख दिया इसको। ये उसका सेटअप करने की बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तावना को सेटअप किया, रखा 13 दिसंबर 1946 को, और इसको देखेंगे आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया प्रस्तावना को, प्रियम्बल को एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और आप देख रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया, संविधान को, पूरी संविधान को, ये तो प्रस्तावना को स्वीकारा है। 22 जनवरी 1947 को तो प्रस्तावना बनाया कि भैया हम ऐसा ऐसा अपना संविधान बनाएंगे, ये अपना एक झलक देता है प्रस्तावना। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया, ये जो हमारे पास डेट है, संविधान को अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर दिया और आत्मर्पित कर लिया, ये तीन बात है। तो ये कर लिया 26 नवंबर 1949 को ऐसा कर लिया गया। तो ये तीनों हम लोग को डेट के बारे में पता चल गया। अब जरा सा देखिए इसके बारे में अंबेडकर साहब ने क्या कहा, भीमराव अंबेडकर जी ने प्रियम्बल के संदर्भ में क्या कहा। इन्होंने बताया कि जो हमें लिबर्टी दिया गया है, लिबर्टी की बात की गई, इक्वलिटी की बात की गई है और फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो बी आर राव अंबेडकर पर चलते हैं, ये बॉन्ड है उनके, ट्रू है उनके वर्डिंग से। और तीसरा फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, फ्रेटर्निटी ये थर्ड है। ये तीन वर्ड जो आप देखेंगे बी आर अम्बेडकर ने प्रियम्बल के एक्सप्लेनेशन में क्या इसका बताया अम्बेडकर, तीन वर्ड उन्होंने लिबर्टी का बात किया, इक्वलिटी की बात किया और फ्रेटर्निटी की बात, बंधुत्व की बात, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी स्वतंत्रता हो गया, इक्वलिटी समता हो गया, फ्रेटर्निटी ये भाईचारा हो गया, तीन वर्डिंग हो गया। तो ये तीन वर्ड है। इसको बी आर अम्बेडकर ने बताया कि ये वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका ये देता है तीन वर्ड, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी।
आप देखते हैं जस्टिस की भी बात की गई है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तीनों वर्ड आए और ये तीनों वर्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये फ्रांस की क्रांति का शब्द है जिसको हमारे संविधान में आपको ये दिखेगा। जस्टिस की बात पूरी है, लिबर्टी की बात है, इक्वलिटी की बात है। अम्बेडकर साहब क्या कर रहे हैं कि ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे में समाहित है। अगर एक को किसी दूसरे से निकाल दिया जाए तो मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग इक्वलिटी को निकाल दें, विदाउट इक्वलिटी होकर कि समता नहीं है समाज में, तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि समता समाप्त हो गई तो फिर क्या होगा, लिबर्टी क्या करेगा, कुछ लोगों का स्वतंत्रता हो जाएगा। लिबर्टी में क्या होगा, कुछ लोग दूसरे पर सुपरमेसी करने लगेंगे, उस पर आधिपत्य जमा लेंगे। तो इक्वलिटी, विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग देख रहे हैं कि अगर असमता हट गया तो फ्यू पर्सन, कुछ थोड़े से लोग वो क्या करेंगे, दूसरे पर शासन करने लगेंगे, सुपरमेसी करने लगेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग विदाउट लिबर्टी का बात करें, इक्वलिटी समाज में रहे और विदाउट लिबर्टी का बात कर लें तो क्या होगा, इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है, व्यक्ति, वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। लिबर्टी उसको है नहीं, समता की तो बात की गई लेकिन उसको लिबर्टी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो वो कोई नया स्टेप नहीं ले पाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और विदाउट फ्रेटर्निटी, बिना बंधुत्व का लिबर्टी और इक्वलिटी अप्राकृतिक हो जाए, वो प्राकृतिक नहीं रहा। उससे बिना भाईचारा का समता और स्वतंत्रता रख कर भी कुछ नहीं कर पाए। इस प्रकार से तीनों वर्ड्स जो है हमारा जो प्रस्तावना के लिए नींव है, नींव, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, सहयोगात्मक। तो बी आर अम्बेडकर ने इसीलिए बताया है प्रस्तावना को, यह प्रस्तावना जो है हमारा वे ऑफ लाइफ पूरे इंडियंस के लिए है। तो पूरे इंडियंस का वे ऑफ लाइफ इन तीन वर्ड्स पर डिपेंड करता है, लिबर्टी पर, इक्वलिटी पर, फ्रेटर्निटी पर। तो ये हम लोग समझ पाए। चलिए हम लोग यहाँ के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा हम लोग कुछ बदलाव पर बात करते हैं। बदलाव क्या क्या हुआ है, फिर बाद में और चीज़ें भी देखेंगे। बदलाव पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर मैं तीन वर्ड्स निकालूंगा, इसको हम लोग ए कर देते हैं, ए बी और सी। सी पर हम लोग ए बी सी तीन वर्ड है। बदलाव पर हम लोग चेंज पर हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा सबसे मेन पॉइंट अभी क्या चल रहा है, चेंज हमारा कहाँ हुआ, क्या प्रियम्बल में कभी चेंज भी हुआ? तो ये आप देखेंगे तीन वर्ड, सोशलिस्ट समाजवाद, सेक्युलर पंथ, निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यहाँ दिया है, जिसका हिंदी मीनिंग अखंडता है। अखंडता, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद। ये जो तीन वर्ड है हमारा मूल जो प्रस्तावना था उसमें नहीं था। जो 26 से नवंबर 1949 को हम लोगों ने एडॉप्ट किया है उसमें ये तीन वर्डिंग नहीं थे, और नहीं थे तो इसका मतलब है कि बाद में डाला गया हो। तो ये देखेंगे ये तीनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया है, 1976 में डाला। तो हम लोग जानते हैं कि 1975 1976 की पीरियड क्या थी, इमरजेंसी की थी, इमरजेंसी की थी। तो इस इमरजेंसी पीरियड में ये तीनों वर्ड डाला गया था। सोशलिस्ट, ऐसा नहीं कि सोशलिस्ट हमारे संविधान में नहीं था,
आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखिए, तो उसमें सोशलिस्ट की बात थी। आप आर्टिकल 15 की बात कर लें, हम लोग का पंथ निरपेक्षता मौलिक अधिकार था, उसमें था। और इंटीग्रिटी तो हमारी बात थी, हमारे संविधान में इंटीग्रिटी की लगातार बात किया गया है। आर्टिकल 1 ही आपको बात करता है कि भारत और उसका संघ राज्य क्षेत्र इंटीग्रेट की बात करता है। कह भी रहे हैं, बी आर अम्बेडकर ने इसको बताया भी अनुच्छेद नंबर 1 के द्वारा कि जो हमारा भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, उसमें कोई भी राज्य उससे अलग नहीं रह सकता। भारत अविनाशी है, इंडिया इज एन इमॉर्टल, वो इमॉर्टल है। स्टेट कैन बी, प्रोविंस कैन बी मॉर्टल, राज्य को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया नेशन जो है हमारा, इंडिया नेशन वो इंटीग्रेटेड, उसको अखंड है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये सब था, जब था तो ये तीनों वर्ड्स को लाकर यहाँ पर रख दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग अलग से लाकर रखा, ये हमारे संविधान में मूलभूत तत्व था, तो उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इसलिए आप देख रहे हैं कि 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये जोड़ दिया गया 3 वर्ष, और ये एक मात्र प्रस्तावना में सुधार लाया गया, एक ही बार किया गया, वन टाइम ऑफ द। तो ये आप देखेंगे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 42 अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। तो इस तरह से हम लोग चेंज की भी बारे में बात कर लिए। तो अब जरा सा हम लोग इतने चेंज के बारे में बात कर लिए, हम लोग इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं किए। अब जरा सा हम लोग देखते हैं कि क्या प्रियम्बल में जो हम लोग चेंज करते हैं वो संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं, तो इस बार हम लोग बात करेंगे। तो आप देखेंगे एक बेरुबेरी केस आया, बेरुबेरी केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया इसमें, इस केस के संदर्भ में बताया कि प्रियम्बल जो हम लोग का प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, उसका समाकलित पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं, इंटरनल पार्ट नहीं है, आंतरिक हिस्सा नहीं। तो ये इस केस में, बेरुबेरी केस में बता दिया 1960 में। लेकिन आगे आप देखेंगे केशवानंद भारती केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सेम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवररूल्ड कर दिया, बदल दिया और बताया कि जो प्रियम्बल है वो हम लोगों का इंटीग्रल पार्ट है, अनेकार्थ है उसमें, एम्बिगियस एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा संविधान का अनेक बातों को निकाल कर यहाँ पर दिखला रहा है, सोवर अनेकार्थक। और इस प्रकार से आप देखेंगे 1973 केशवानंद भारती केस में अपने पूर्व के बेरुबेरी के डिसीजंस को बदल दिया और बताया कि जो प्रियम्बल है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो ये बता दिया। इसके बाद आप देखेंगे 1995 में पुनः यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार वर्सेस LIC ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से बताया कि प्रियम्बल इज एन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आंतरिक पार्ट है। तो ये हम लोगों को दिख रहा है, ये संविधान में अंदर क्या क्या है वो सबको बताता है। और यदि संविधान में नहीं है तो भी ये प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट है कि अर्थ लगाने के लिए हमें विजन देता है। तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि प्रियम्बल जो नए नए चीजें आएंगी तो इससे हम लोग तात्पर्य निकालते हैं। हाँ, आर्टिकल में जो भी कुछ दिया है पहले फर्स्ट अटेम्प्ट वही लेते हैं, जो संविधान में लिखा गया है अंडर द आर्टिकल पहले उससे अर्थ निकालते हैं। और जब हम देखते हैं कि आर्टिकल में वो अर्थ नहीं निकल पा रहा है या कोई नया चीज है जो कि नहीं आ रहा है, तो इस प्रस्तावना में जो हमारे पास वर्डिंग है उससे हम व्यू निकालते हैं। इसीलिए इसी संदर्भ में प्रियम्बल को क्या करते हैं? प्रियम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है संविधान की कुंजी,
तो ये सेंस है, इससे आप पकड़ लेंगे कि यार वास्तव में आर्टिकल में जो कुछ बात है, हम लोग तो पहली फर्स्ट ट्राई वही करते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है इस सेंस के संदर्भ में। जब आर्टिकल में हम लोग को मिल जाता है तो प्रियम्बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर प्रियम्बल हमारा, क्योंकि प्रियम्बल हमारा आर्टिकल को ही रिप्रेजेंट करता है, और अगर नहीं है तो प्रियम्बल से नए इशू को भी संविधान में इनपुट करने के लिए, इंफ्यूज करने के लिए इसी से रेफरेंस लेते हैं। इसीलिए प्रस्तावना में जो वर्डिंग है ज़्यादातर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का मूलभूत बात है, संप्रभुता मूलभूत बात है, अभी देखेंगे और निकालेंगे। सोशलिस्ट मूलभूत बात है, सेकुलर मूलभूत बात है, लोकतंत्र तो मूलभूत है, रिपब्लिक भी मूलभूत ही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ज्यादातर वर्डिंग इसकी मूलभूत ही है, और इस प्रकार से हम लोग ऐसा संविधान प्रस्तावना में चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट है, इसमें भी संशोधन उसी 368 के द्वारा ही इसमें भी संशोधन किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन हम नहीं कर सकते हैं प्रियम्बल में जो बेसिक स्ट्रक्चर का हो, मूलभूत तत्व का है। तो ये भी हम लोग समझ गए। चलिए एक पॉइंट हो गया। अब जरा सा एक और चीज देखिए, अगर ओरिजिनल, या आप देखेंगे एनसीईआरटी किताब में छपा रहता है, बच्चों के किताब में क्लास 12, 11, 9 सभी किताबों में आगे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल लिखा है। तो प्रियम्बल के बारे में आप अगर आप देखें, किनारे किनारे बाउंड्री बना रहता है, कलर बना रहता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इस संदर्भ में आपको उनका नाम भी याद रखना चाहिए कि किसने इसका पेंटिंग किया। पेंटिंग वाला भी नाम थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। तो पेंटिंग का जो हमारे नाम दिए हैं उसमें उनका देखेंगे सिग्नेचर कब है। तो इनका नाम है बिहोर राम मनोहर सिन्हा। बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने प्रियम्बल का फ्रेमिंग किया है, डिजाइन बनाया है। और बिहोर राम मनोहर सिन्हा जबलपुर के हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के थे। शांति निकेतन में इनका अध्ययन है, वहाँ पढ़ाते भी थे। नंदलाल बोस उसमें जो आर्टिस्ट थे उनके साथ इन्होंने काम किया। तो बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने इस प्रियम्बल का डिजाइन किया है, और केवल प्रस्तावना का ही नहीं किया है, संविधान के कई पेजेज में उनकी आप आर्ट देखेंगे। तो बिहोर राम मनोहर सिन्हा जी को जरूर हम लोग याद रखें। इन्होंने जो तमाम बुक्स में आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राइंग देखेंगे उसके किनारे किनारे उसका इन्होंने बनाया है, डिजाइनिंग दिया है। तो बिहोर राम मनोहर सिन्हा को, जो कि जबलपुर के थे, उनको आप याद रखें। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन के आ रहे, तो आप कर लीजिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी है हमारे पास। तो यहाँ से आप मीनिंग लगा लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं मूल भाग पर, इंटरप्रिटेशन पर आते हैं, व्याख्या पर। एक एक वर्डिंग का व्याख्या करें। तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, और भारतीय संविधान को हम लोग बना रहे हैं, भारतीय संविधान को गठित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी शक्ति कहाँ निहित है, तो भारत की जनता में ही निहित है। इस पर डिबेट भी हुआ, प्रस्तावना बन गया। तो उन्होंने बताया कि ये मूल रूप से भारत के लोग के द्वारा चुने हुए नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, डायरेक्ट इनको पब्लिक ने वोट नहीं देकर बनाया। लेकिन वो जो 10 लाख की जनसंख्या पर बनाया गया था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, वो भी एक वैधानिक था, लीगल प्रोविजन का था। इसलिए ये डिबेट कोई मायने नहीं रखती है। ये माना जाएगा कि पीपल ऑफ इंडिया ने इसको एडॉप्ट किया है, उसी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया भी उसी ने है, और रिन्यूअल भी उसी ने किया है, अंगीकृत भी वो किया है, और उसको आत्मर्पित कर लिया, अपनी जिंदगी में ला दिया है। तीन वर्ड है, अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू द आवरसेल्व्स। अंगीकृत, रिन्यूअल तथा आत्मर्पित किया।
तो ये बात चलिए, अब आते हैं हम लोग सोवरेनिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर देखेंगे कि ये सोवरेन वर्ड्स कहाँ से आए। सोवरेन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, इसका नाम ही देखिए, हिंदी में इसका नाम देखिए सोवरेनिटी या संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व है, पूरी तरह से अपनी प्रभुत्व है। सुपरमेसी ऑफ कंट्री है, देश की ही संपूर्ण संप्रभुता है। देश ही अपना निर्णय लेने के लिए आज़ाद है, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो, इंटरनल हो, अपने देश के अंदर हो या बाहर हो, दोनों में वही स्वतंत्र है। इससे थोड़ा सा आइए ये देखिएगा कि ये वर्ड कहाँ से आया है। तो आप देखेंगे डॉक्टर हम लोग का जो डी बसु साहब है, बहुत फेमस नाम है डी बसु। डी बसु ने बताया ये जो सोवरेनिटी वर्ड है ये हमारा आयरलैंड के आर्टिकल 5 से लिया गया, तो वहाँ से हम लोग प्रभावित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही ले लिया गया, उस वर्ड को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और हम लोग अपनी पूरी एक्टिविटी के द्वारा आज तक सत्यापित कर दिए गए हैं कि हम लोग अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो ये बातें हैं। एक और इशू आता है, कॉमनवेल्थ नेशन का हमारा सदस्य है। आप देखेंगे जितने कॉमनवेल्थ के नेशंस का मतलब है कि जहाँ जहाँ इंग्लैंड ने गोवा में किया, जब उनको इंडिपेंडेंट दे दिया तो वो सभी देश मिलकर एक कॉमनवेल्थ कंट्री बनाए। तो वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमनवेल्थ का कंट्री हम लोग बन गए, एडॉप्ट कर लिए, तो इससे हमारा सॉवरेनिटी की बात है। वहाँ पर देखिएगा फ्री एसोसिएशन की बात की गई है, स्वतंत्र संगठन, और कोई भी राष्ट्र अपने आधार पर अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाध्य हैं कि कॉमनवेल्थ का मेंबर हम लोग रहेंगे ही रहेंगे, ये हमारी विल पावर पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक्सप्लेन किया कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य भी हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी सॉवरेनिटी इंग्लैंड के साथ है, नहीं, हम ये हमारी इच्छा पर है, हम जब चाहेंगे कॉमनवेल्थ से अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से सॉवरेनिटी यही दिखला रहा है कि वी पीपल ऑफ इंडिया हैव द सुपरमेसी अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस पर हम लोग संप्रभु हैं, आज स्वतंत्र हैं, अपना खुद से निर्णय लेते हैं। सोशलिस्ट, मूल संविधान में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। हालांकि हम जानते हैं कि जो समाजवाद की बात की गई है ये हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित है। समाजवाद के बारे में वहाँ पर पूरा फोकस किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि उसी से 42वें संविधान संशोधन के बाद देखा गया कि पहले से हैं तो हमारा जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको शामिल किया, 42 अमेंडमेंट के द्वारा शामिल कर लिया गया। और इसमें बताया गया सोशलिस्ट से क्या तात्पर्य है। सोशलिस्ट से तात्पर्य है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, हम लोग प्रजातांत्रिक समाजवाद है। हमारा उद्देश्य प्रजातांत्रिक तरीके से, विकासवादी तरीके से समाजवाद को प्राप्त करना है। तो ये हमारा नॉन वायलेंट है, हम लोग कोई हिंसात्मक गतिविधि के द्वारा समाजवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं। कोई हम लोग उस तरह का देश नहीं है कि वायलेंस के द्वारा हम लोग समाजवाद ला रहे, नहीं, नॉन वायलेंस, अहिंसा के पथ से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों में समाजवाद ला रहे हैं। किसी की सुपरमेसी नहीं चलेगी, सभी समान है, इक्वल है। इस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग देखेंगे हमारा जो समाजवाद है वितरणात्मक न्याय पर, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर, तो इस तरह से हमारा समाजवाद है। फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि कुछ लोगों का ऑर्डर चलेगा, नहीं, सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में, वितरणात्मक न्याय में विश्वास करते हैं। तो समानता की बात की जा रही है। ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री दोनों में भी देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमी इक्वलिटी लाने की बात की जा रही है, ये हमारा समाजवाद है।
अब जरा सा हम लोग आते हैं सेक्युलर। ये भी हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, बाद में इसको भी 42वें संविधान में लाया गया है। पहले से ही हमारा था पंथनिरपेक्ष। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास पंथनिरपेक्ष नया वर्ड आ गया था, उसको निकाल कर हम लोगों ने सेकुलर डाल दिया। पंथनिरपेक्ष अगर ये भी फ्रांस की क्रांति से है, सेकुलर वर्ड निकला होगा। वहाँ पर स्टेट और रिलीजन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का थोड़ा सेकुलर दूसरे तरह का है। हम लोग देखेंगे किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पर्सियन हो, चाइनीज हो, बुद्धिस्ट हो, सभी को प्रमोट किया जाता है। सभी अपने धर्म का विकास कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। बस ये है कि हम एक दूसरे धर्म पर आक्षेप न लगाएं, ये नहीं। सभी धर्म को यहाँ पर आज़ादी है, अपने स्तर पर विकास करें, लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुँचाए, ये बात है। तो सेक्युलरिज्म थोड़ा सा वेस्टर्न जैसा नहीं है, पंथनिरपेक्ष हम लोग का थोड़ा सा अलग है। सभी धर्मों को यहाँ बढ़ावा है, इक्वली रेस्पेक्टेड है, समान रूप से रेस्पेक्ट किया जा रहा है। और स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। हमारा देश का, इंडिया का कोई अगर आप पूछ लें कि क्या रिलीजन है, तो नहीं, हम लोग का एक रिलीजन नहीं। सभी रिलीजन्स का मोर रेस्पेक्ट, अधिक से अधिक सम्मान की बात की जा रही है। हमारे यहाँ का थोड़ा सा सेंस में दूसरा हम लोग व्यू रखते हैं, वेस्टर्न से थोड़ा डिफरेंस है। एक बंदा है अलेक्जेंडर ओविस, इनको भी हम लोग थोड़ा सा देखें। अलेक्जेंडर का नाम है, अलेक्जेंडर ओविस है, इनको जरा सा देखिए, ये बड़ा नाम है अलेक्जेंडर ओविस। इन्होंने बताया, इंडिया के सेकुलरिज्म के बारे में बताया कि जो भारत का धर्मनिरपेक्ष है वो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अलेक्जेंडर ओविस ने इसको बताया, और उन्होंने बताया कि इसका अर्थ जो है इक्वली फ्रीडम का है, समान रूप से स्वतंत्रता की है, और रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी लोगों का, सभी धर्मों का सम्मान है। तो वो अलेक्जेंडर ओविस ने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर क्या है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहले नंबर की ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। दूसरी बात है कि इसमें इक्वल फ्रीडम है और रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन है। इक्वल फ्रीडम, सभी को स्वतंत्रता दी गई है धर्म के संदर्भ में, और सभी धर्मों को इक्वली समान रूप से रेस्पेक्ट है, आदर। तो ये चीजें हैं। अब आइए हम लोग डेमोक्रेटिक में आते हैं। हमारा देश जो है इलेक्टेड है, हमारा देश में गवर्नमेंट जो बनता है वो इलेक्टेड, प्रजा लोगों के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार इस प्रकार से। और ये जो जनता चुनती है उसके लिए हम लोग देखते हैं व्यस्क मताधिकार है। 18 वर्ष का उम्र हो जाता है तो उसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे देते हैं, सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार दे देते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में हम लोग का यहाँ उल्लेख है। तो ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जनता को चुनते हैं, सरकार को अपने नेता को चुनते हैं, जो सरकार बनाती है, जो देश का शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है यह सोशल और इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी इसको माना जाता है। सामाजिक रूप से 18 वर्ष के सभी लोग इसको देखेंगे भाग लेते हैं इसमें। सभी लोग 18 वर्ष के हो गए, अगर उनको डिवियर नहीं किया गया है, कानून से निकाला नहीं गया है, तो वो लोग वोट दे सकते हैं और अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं दिया गया है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी दिया गया है। कोई भेदभाव नहीं, आर्थिक रूप से कि आप गरीब हैं तो आपको वोट नहीं देने का अधिकार है, अमीर है तो आपको वोट देने का अधिकार है। तो ये सब आपको बात किया जा रहा है। ये रिपब्लिक के बारे में देखते हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि हमारा देश का जो बड़ा से बड़ा नेता है यानी राष्ट्रपति में, वो भी चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से ही चुना जा रहा है। बड़ा एक देश है, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो भी वो क्या है, जनता के द्वारा चुन के आ रहा है। मोनार्की नहीं है, राजतंत्र नहीं है कि वंशानुगत चला आएगा। यहाँ पर
हमारा जो राष्ट्र का प्रधान होगा वो चुना जाएगा। इस तरह से हमारा देश रिपब्लिकन कंट्री है और यहाँ पर वंशानुगत की कोई बात नहीं है। अब आइए जस्टिस का बात करिए। हम लोग के पास जस्टिस है, सोशल जस्टिस की बात की गई है, तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और सोशल जस्टिस का मतलब है कि पॉजिटिव सेंस में है, समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। जो गरीब हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए आप देखते हैं हमारा संविधान में सोशल जस्टिस स्टेब्लिश किया है। तो ये कोई सोशली प्रिविलेज क्लास नहीं रहेगा। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि सामाजिक रूप से कोई विशेषाधिकार क्लास हमारे देश में नहीं है, कोई प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर गरीब है या देखेंगे सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो उसके लिए कुछ आरक्षण की बात की गई, ये सोशल जस्टिस है। किसी भी प्रकार का देखेंगे न कास्ट के आधार पर, न जाति के आधार पर, क्रीड के आधार पर, वंश के आधार पर, कलर के आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं है। रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव हमारे यहाँ नहीं किया गया है। ये सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस में देखें तो इकोनॉमिक जस्टिस में हम लोग देखते हैं कि मैन एंड वुमेन अगर सेम वर्क कर रहा है तो उसको सेम प्रकार का सैलरी मिलेगा। किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वुमेन को कम मिलेगा, मैन को ज़्यादा मिलेगा। तो इक्वली यहाँ पर बिहेव है, इक्वली इकोनॉमिक जस्टिस दिया गया है। मैन हो या वुमेन, सेम वर्क सेम सैलरी। तो इस तरह की बातें हैं, कोई डिस्क्रिमिनेटिंग की बात नहीं किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस पर आते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पर अगर हम लोग देखें तो सभी को, ऑल पीपल्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से आपको सरकार में राजनीतिक रूप से भाग लेने की अधिकार है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है, इक्वली राइट्स हम लोग के पास, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का हम लोग भाग लें, लिबरल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने में अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दें। किसी प्रकार का नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ, नो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस प्रकार का जस्टिस की बात की गई है। अब जैसा लिबर्टी पर देखिए तो लिबर्टी में आपको किसका मिला है, विचार, किसी भी बात को आप अपना न्यूज़पेपर में रखिए, विचार करिए, रखिए, एक्सप्रेशन करिए। विश्वास, धर्म और उपासना की आपको आज़ादी है, अपने तरीके से पूजा पाठ बात करिए। बस इसमें यही है कि विचार व्यक्ति ने कहीं ऐसा बात ना कर ले कि वो देश के खिलाफ हो जाए। सरकार खिलाफ हो तो वो कोई बात नहीं, सरकार और देश में अंतर है। देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, सरकार के खिलाफ हम लोग बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस भी है कि ऐसा कोई विचार व्यक्ति ना कर दे कि वो देश का ही विरोध हो जाए। सरकार का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे हम लोग के पास स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हर वक्त हर सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपका प्रतिष्ठा, सम्मान की बात की गई है कि आपको सम्मानित, समान रूप से सम्मानित जिंदगी जीने का आपको अधिकार है। फ्रेटर्निटी की जैसा देख लें, फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो भाईचारा का जहाँ तक बात है, लोगों में भाईचारा की बात रखनी है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात है, राष्ट्रीय आप समाकलित रहिए, राष्ट्रीय एकत्रित रहिए, राष्ट्र अखंडता बनाए रखिए अपना। और ऐसा कोई रूम नहीं दिया जा रहा है हमारे देश में, कोई फ्रेटर्निटी के माध्यम से कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है अबाउट किसके, रीजनलाइजेशन के बारे में, कि हम लोग रीजनलाइजेशन को बढ़ावा दें, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दें या संप्रदायवाद को दें। ये सब का रिस्ट्रिक्शन है। कास्टिज्म को ना बढ़ाएं। अलग बिहेवियर हम लोग देखते हैं कि बढ़ाते हैं, हम लोग रीजनलाइजेशन भी करते हैं, जातिवाद पॉलिटिकल में कास्टिज्म में दिखता है, ये समाज में दिखता है। कम्युनलिज्म हम लोग कम्युनल कार्ड खेलते हैं, प्ले करते हैं इलेक्शन टाइम में, लेकिन ये फ्रेटर्निटी के द्वारा इन तीनों को जगह नहीं देने की बात की जा रही है।
प्रस्तावना तो यही बता रहा है कि कम्युनिज्म को बढ़ावा न दीजिए, कास्टिज्म को बढ़ावा न दीजिए, रीजनलाइजेशन को बढ़ावा न दीजिए, इस पर बात हो रही है। लेकिन बिहेवियर क्या है देखेंगे तो संविधान आपको बता रहा है। और यूनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं उनमें एकता होनी जाए। और ये एकता कैसी हो, इंटीग्रिटी हो, अखंडता की बात है। भारत एक अखंड है, किसी राज्य को इसमें से निकलने की आज़ादी, एक बार सम्मिलित हो गए आप भारतीय संघ में तो आपको निकलने की आज़ादी नहीं है। कोई राज्य ये कहे कि हम अलग हो जाए तो ऐसा नहीं कर सकता है, ये हमारा प्रियम्बल बता रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बात किए। ये डेट हमारा इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया, इनेक्ट कर लिया, रिनिमित कर लिया गया और गिव टू आवरसेल्फ, अपने आप को आत्मर्पित भी कर लिया गया। हिंदी में इसी को हम लोग 26 नवंबर 1949 मिति मार्सिल शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया, कंप्लीट कर लिए इस टॉपिक्स को। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और अगर इस पर आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा टोटल। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा ये एडॉप्टेड हो इनेक्टेड हो गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया। हालांकि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 में बहुत सारे आर्टिकल